मैं अंशु कुमार फिर से आप लोग का एक बार स्वागत करता हूँ जीएस 360 डिग्री वर्ल्ड वाइड में। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी का हम लोग को 5 चैप्टर जो है समाप्त हो चुका है। अब 6 चैप्टर जो है आज स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हमारा आज 6th चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और 6th चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मृदा के बारे में पढ़ने वाले हैं, सॉइल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि मैंने अपनी जो कोचिंग का स्टार्टिंग किया है, पूजा हुआ था 21 जून को। इसका बैच प्रारंभ हो रहा है 29 जून से। 29 जून से इसमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। क्विज और टेस्ट सीरीज इसमें स्टार्ट होने वाला है। तो जिन्हें में एडमिशन लेना है वो जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लें। चलिए आइए हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब मृदा के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। चलिए, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, मृदा, सॉइल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मृदा सॉइल में कौन कौन सा टॉपिक हमने पढ़ने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके इस सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। इसमें मुख्य रूप से हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक हमारा हो गया मृदा का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे हम लोग, मृदा का वर्गीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन और सॉइल पढ़ेंगे हम। उसके बाद देखना है मृदा का अवकर्षण, ठीक है, डिग्रेडेशन देखेंगे मृदा का। सॉइल का हम डिग्रेडेशन देखेंगे। उसके बाद देखेंगे मृदा अपरदन, ठीक है, सॉइल इरोजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा जूम करते हैं, उसके बाद हम लोग बारी बारी से पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग इसे लाइक भी किया कीजिए, सिर्फ वीडियो देख कर चले जाते हैं आप लोग, की बात नहीं है ये। देखिए और थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है। आपसे कोई चार्ज तो हम इसके लिए ले नहीं रहे। क्या ये मेरे पास पढ़िए यूट्यूब पे आपसे हम चार्ज लेंगे, नहीं, इसलिए कोई चार्ज नहीं है। बस आपको यही करना है कि आप एक सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा लाइक कर दिया कीजिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं सामान्य परिचय। सोइल के बारे में हम लोग मृदा के बारे में देखने वाले हैं, जिसका सामान्य परिचय देखते हैं। तो पृथ्वी की ऊपरी परत जो पौधों की वृद्धि के लिए प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है, जो पौधा जो होता है उसकी वृद्धि के लिए प्राकृतिक स्रोत के रूप में जो हमें मिट्टी का जो ऊपरी परत दिखाई पड़ रहा है, जिसमें जल, लवण और खनिज पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे पौधे वृद्धि करते हैं, उसे हम मृदा कहते हैं, उसे हम सोइल कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा पृथ्वी का ऊपरी परत होता है। चलिए मृदा निर्माण हम देखने वाले हैं। इसमें मृदा निर्माण के बारे में, निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो मृदा निर्माण के प्रभाव को ये करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो पैतृक सेल, रॉक्स, देखिए रॉक्स कैसे प्रभावित करते हैं, आप गौर कीजिएगा कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो बेसाल चट्टान के टूटने फूटने से होता है। अब बेसाल चट्टान का निर्माण कैसे होता है, बेसाल चट्टान चूंकि एक आग्नेय चट्टान है, इसका निर्माण लावा से होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि एक आग्नेय चट्टान जो कि एक विशाल चट्टान है, उसके टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। इसका मतलब रॉक्स जो हो गया, जो सेल हो गए, चट्टान हो गए, उससे हमारा मृदा प्रभावित होता है कि कौन सी टाइप का मृदा वहां पे पाया जाएगा। उसके बाद जलवायु है। अब देखिए जलवायु, जहाँ पे पानी अधिक पड़ रहा होगा, बारिश अधिक हो रहा होगा, वहां पे क्या होगा, रासायनिक क्रिया जो है मिट्टी के अंदर में तेजी से घटित होगा। और जहाँ बारिश का वहाँ रासायनिक क्रिया धीरे धीरे होगा। रासायनिक क्रिया जहाँ पर तेजी से होगा वहां पे क्या होगा, आपका जैसे कि सड़ना गलना वाला जो प्रोसेस है थोड़ा फास्ट होगा। जहाँ पे पानी ही नहीं मिल रहा हो थोड़ा, उसको क्या होगा, स्लो चलेगा प्रोसेस। तो रासायनिक क्रिया इससे अफेक्टेड होते थे हमारे मिट्टी में, जलवायु से। जैसे कि जहाँ पे बारिश अधिक हो रहा है, धूप अधिक निकल रहा है, वहाँ पे क्या होता है, लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। उसके बाद हमारा तीसरा जो पॉइंट देखने वाले हैं जो मृदा को प्रभावित करता है, वो है वनस्पति है हमारा, ठीक है, वनस्पति, वेजिटेशन। तो वनस्पति कैसे प्रभावित करता है, वनस्पति जहाँ अधिक पाया जाएगा वहाँ पे क्या होगा, आपका ह्यूमस अधिक पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा ह्यूमस, वनस्पति अधिक है मैंने पेड़ पौधे वहाँ पे अधिक है, टूटेंगे फूटेंगे, उससे सड़ेंगे गलेंगे, फल फूल उसका टहनी पत्ता क्या होगा, सड़ेगा गलेगा, तो उससे आपका ह्यूमस का निर्माण होगा। उसके बाद क्या है, भूमिगत जल, ठीक है, सब सोइल वाटर है भूमिगत जल। तो भूमिगत जल, अब भूमिगत जल जहाँ पे अधिक होगा वहाँ पे क्या होगा, पेड़ पौधे अच्छी तरह से ग्रो करेंगे हमारे। भूमिगत जल का तात्पर्य ये हो गया कि जो हमारे सोइल में मॉइस्चर वगैरह, नमी वगैरह एब्जॉर्ब करके मिट्टी रखता है अपने, जिससे कि पौधे ग्रोथ करते हैं, उस जल के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव क्या करेंगे हमारे, माइक्रो, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे हमारे, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जंतु हो गए, उनको क्या करेंगे, सड़ा गला करके उन्हें ह्यूमस और खनिज पदार्थ में अलग अलग डिवाइड कर देंगे। जैसे कि आपका कोई भी पदार्थ ले लीजिए, जैसे वनस्पति ले लीजिए, इसमें क्या होगा, कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, इसमें सल्फर होगा, इन सब एलिमेंट से मिलकर बना होगा। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, इन सबको ब्रेक करेगा, फास्फोरस को अलग कर देगा, कार्बन को अलग कर देगा, नाइट्रोजन को अलग कर देगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि तत्वों का जो रासायनिक भू चक्रीकरण है उसमें मदद करता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए पैतृक सेल के बारे में से पहले पढ़ने के लिए दिया गया है हमें।
पैतृक सेल देख लेते हैं। पैतृक सेल में क्या लिखा हुआ है, ये मृदा को आधारभूत खनिज और पोषक तत्व प्रदान करता है, सही बात है आपका, ठीक है। उसके बाद क्या है, जलवायु, यह मृदा के रासायनिक एवं सूक्ष्म जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखते हैं क्या है, वनस्पति के बारे में देखना है, यह मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाता है, ये भी हम लोग डील कर चुके हैं। उसके बाद हमें क्या देखना है, भूमिगत जल के बारे में, यह मृदा को नमी प्रदान करता है, इसके बारे में देख चुके हैं हम लोग। सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यह मृदा में वनस्पतियों और जीवों के अवशेषों को, ठीक है, जीवों को अवशेषों को क्या करता है, ये सड़ा गला करके, ठीक है, खनिज पदार्थ और जैविक पदार्थों को अलग अलग कर देता है और मृदा में ह्यूमस की मात्रा का निर्माण करता है, ठीक है। कौन, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हो गया, वो जो बताया था वही चीज था इसमें। उसके बाद देखना है हमें मृदा परिच्छेदिका के बारे में देखना है हमें, ठीक है, सॉइल प्रोफाइल के बारे में देखना है। तो सॉइल प्रोफाइल क्या है, मृदा को जब परपेंडिकुलर कट करते हैं इस तरह से, जैसे कि आपका ये मृदा हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसको परपेंडिकुलर ऐसे कट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद जो आपका प्रोफाइल इस तरह से बनेगा छोटा छोटा, उसी को बोलते हैं हम लोग सॉइल प्रोफाइल। जैसे मैंने यहाँ कट करके यहाँ पे बनाया है, ठीक है, मैंने कट करके बनाया है, यहाँ पे देखिएगा, कट करके बना दिया है मैंने इस तरह से, सॉइल को कट किया है, परपेंडिकुलर काट हो गया, स्तर ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो सबसे ऊपर का स्तर कौन सा होता है, हमारा स्तर ओ होता है। हमारे जड़ जो है मात्र यहाँ तक नहीं, मैंने दिखाया यहाँ तक, जड़ हमारे यहाँ तक फैले होते हैं, मुख्य रूप से ए तक आते हैं हमारे जड़, स्तर ए तक आते हैं, ठीक है। ये सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ वगैरह, जल वगैरह दोनों इसमें पाया जाता है स्तर ए में, जिससे कि पेड़ पौधे लेकर ग्रो करते हैं, ठीक है। और स्तर ओ हो गया, तब सबसे पहले हम लोग जिसको देखने वाले हैं वो कौन सा है, हमारा स्तर ओ के बारे में देखेंगे। आइए हम इसको जूम कर देते हैं। स्तर ओ जो हो गया हमारा, मृदा का सबसे ऊपरी परत हो गया हमारा, ठीक है, जो मृदा मिट्टी पढ़ने वाले हैं उसका सबसे ऊपरी स्तर हो गया स्तर ओ। तो जमीन स्तर पर ह्यूमस जैविक सामग्री की प्रचुरता होती है, इसमें क्या है, तो जमीन स्तर पर इसमें क्या हो गया, आपका ह्यूमस हो गया, जैविक सामग्री हो गया, इसका क्या पड़ता है, प्रचुरता पाया जाता है स्तरों में। जैसे कि आप सबसे ऊपर जो मृदा का परत होता है, जैसे पेड़ पौधा ऊपर से गिरा, पत्ता वगैरह गिरा, सड़ा गला, तो सबसे ऊपर ही जमा होगा ना, तो उसमें ह्यूमस की मात्रा क्या होगा, ऊपर में अधिक होगा, ऊपरी लेयर जो सबसे ऊपर में होगा। वही कह रहा है कि स्तर ओ में जो है ह्यूमस और जैविक पदार्थ की मात्रा अधिक होता है। उसके बाद है स्तर ए। स्तर ए, यहाँ पे क्या है कि ऊपरी मृदा है जिसमें आमतौर पर काले रंग की एवं कार्बनिक पदार्थ की प्रचुरता पाई जाती है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ जहाँ होगा वहाँ रंग आमतौर पर क्या होगा, काला ही मिलेगा आपको, प्रचुरता पाई जाती है। और इसी स्तर में आपका जल और खनिज पदार्थ दोनों की प्रचुरता पाई जाती है। इसे निक्षालन स्तर भी बोलते हैं। स्तर ए को हम लोग निक्षालन स्तर भी बोलते हैं। निक्षालन स्तर इसलिए बोलते हैं स्तर ए को कि यहाँ से जो है आपका खनिज वगैरह निक्षालित होकर के नीचे आता है। ये स्तर ए हो गया, यहाँ पे बारिश वगैरह पानी वगैरह आएंगे, यहाँ पे एलिमेंट घुलेंगे, घुलनशील जो होंगे जो हमारे खनिज होंगे क्या करेंगे, घुल करके पानी के साथ नीचे की ओर आ जाएंगे, स्तर बी में आ जाएंगे, यहाँ पे स्तर बी में, ठीक है। इसलिए जो स्तर ए हो गया इसको हम निक्षालन स्तर भी बोलते हैं। इसमें खनिज पदार्थ और जल दोनों की प्रचुरता पाई जाती है और पेड़ पौधे जो है जल वगैरह की प्राप्ति यहीं से करते हैं और खनिज की प्राप्ति यहीं से करते हैं, स्तर ए से ही करते हैं, ठीक है। तो इस स्तर को निक्षालन की क्षेत्र भी कहा जाता है। खनिज पदार्थ और जैविक पदार्थों के जैविक पदार्थ साथ साथ इस यहाँ पे मिलते हैं और पौधों की अधिकांश जड़ें इसी में पाई जाती है। उसके बाद देखना है स्तर बी के बारे में हमें, ठीक है। चलिए आइए स्तर बी के बारे में देखेंगे हम लोग। इसमें क्या हो गया, ऊपर से जो निक्षालित हुआ पदार्थ है इसमें आकर के जमा होगा। पहले मैंने बताया था कि स्तर बी क्या है आपका, स्तर ए में क्या हो रहा था, निक्षालन हो रहा था। स्तर ए में क्या हो रहा था, निक्षालन हो रहा था, यहाँ पे एलिमेंट घूल रहे थे, घूल कर नीचे आ रहे थे। नीचे कौन सा परत है, बी है, तो बी में परत में आगे क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, ठीक है। वही देखना है हमें। तो इस परत को चिकनी मृदा एवं गाद की अधिकता होती है जो जल धारण की क्षमता इसकी बढ़ाती है, ठीक है। इसमें कहाँ से कहाँ तक, बलुई दोमट से लेकर के चिकनी दोमट तक मृदा पाई जाता है, ठीक है। बलुई दोमट से लेकर के चिकनी दोमट तक मृदा पाई जाती है। और हम जानते हैं कि बलुई दोमट जो मृदा होती है उसकी जल धारण क्षमता कम होती है और चिकनी जो मृदा होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, उसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। इसमें हम यह घुलनशील खनिजों एवं से मिलकर बना होता है। यहाँ ऊपरी स्तर के सभी निक्षालित खनिज संग्रहित हो जाते हैं, बता चुके हैं आपको हम। तो स्तर सी के बारे में देखना है। यह मृदा परिक्षेदिका के सबसे नीचे का परत होता है जो ऋतु क्षरित माने ऋतु क्षरित खराब चट्टानों से बना होता है, अनुपजाऊ होता है। यहाँ पे पेड़ पौधों के लिए ज्यादा उपयोगी ये नहीं होता है।
उसके बाद देखना है मृदा का वर्गीकरण, देखना है हमें क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल के बारे में हमें स्टडी करना है। चलिए आइए क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से मृदा हमारे, आइए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल जो है हम इंडिया के हिसाब से अगर हम बात करें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अकॉर्डिंग आईसीआर के अंतर्गत हम अगर बात करें, ठीक है, आईसीआर के अंतर्गत 1956 में भौगोलिक विस्तार के आधार पर मृदा को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है, मुख्य रूप से 6, जिसमें से हम पढ़ने वाले हैं। ये मृदा के टाइप पढ़ेंगे हम लोग। जैसे जलोढ़ हो गया हमारा, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा हो गया, लाल या पीली मृदा भी बोलते हैं। लाल या पीली इसलिए बोलते हैं कि लाल जो होता है सूखा अवस्था में, लेकिन लाल मिट्टी को ही जब थोड़ा सा पानी मिल जाता है तो पीला रंग धारण कर लेता है, इसलिए इसे पीली मृदा भी बोलते हैं। इसलिए लाल या पीली मृदा हमने लिखा है। उसके बाद काली मृदा है, काली मृदा के रेगुर मृदा मृदा भी बोलते हैं हम लोग, करेल भी बोलते हैं इसको, यूपी में बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और इसे कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। फिर इसको लेटराइट मृदा है, उसके बाद पर्वतीय मृदा है, शुष्क मृदा है, और मरुस्थलीय मृदा है, लवणीय मृदा है। इन सब के बारे में बारी-बारी से स्टडी करना है। कौन सा एलिमेंट किस मृदा में अधिक पाया जाता है, कम पाया जाता है, इन सब के बारे में हमें मेंशन किया हुआ है। मैंने 2-3 जगह इसे मेंशन किया है ताकि आपको बार-बार से दिखे तो आपको जल्दी से याद हो जाए। चलिए, आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो भारत की प्रमुख मिट्टियाँ जो अभी हमने डिवाइड किए हैं हम लोग 6, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आइए पहले आपको याद हम ये करवा दें कि भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। आपको ये कन्फ्यूजन होता होगा, याद करने में दिक्कत होता होगा, उसके लिए हमको सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए सबसे ऊपर में क्या है हमारा, जलोढ़ मिट्टी है ना, और की जगह कौन सा हमारा जलोढ़ है। सबसे ऊपर में पहला ऑप्शन क्या है हमारा, जलोढ़ मिट्टी है। तो इसको ये सीरीज में लिखा गया है, ऊपर से लेकर कम होते हुए आ रहा है। मैंने ऊपर में सबसे भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। उसके बाद कौन सी पाई जाती है, लाल मृदा पाई जाती है। उसके बाद कौन सा होता है, काली मृदा पाई जाती है। उसके बाद कौन सा होता है, कौन सा मिट्टी पाई जाती है, तो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। इस सीरीज में लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसे ही इसको याद रखेंगे, या आपको एक ट्रिक देते हैं हमें याद करने का, ठीक है। हमने लिखा जल कल पिएंगे, पिएंगे से कोई मतलब नहीं है। जल कल पिएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या हो गया, ज से क्या हो गया आपका, ज से हो गया जलोढ़ मिट्टी। ज से कौन सा हो गया हमारा, जलोढ़ मिट्टी हो गया। ल से क्या हो गया हमारा, बताइए, लाल मिट्टी। ल से कौन सा हो गया हमारा, लाल मिट्टी हो गया। क से कौन सा हो गया हमारा, काली मिट्टी हो गया। और ये ल से क्या हो गया हमारा, लेटेराइट हो गया ये हमारा। इस ल से क्या है हमारा, लेटेराइट मृदा है। ये ल से क्या होगा, लेटेराइट होगा। अब प से क्या होगा हमारा, पर्वतीय मृदा हो गया। पर्वतीय मृदा, ठीक है। ये 5 हम सीरीज में याद कर सकते हैं। पहला हमारा हो गया ये, ज से क्या हो गया हमारा, जलोढ़ मिट्टी, जो फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड क्या हो गया हमारा, लाल मिट्टी हो गया हमारा, ठीक है, सेकंड हो गया हमारा, ठीक है। ल से लाल मिट्टी। क से क्या हो गया हमारा, काली मिट्टी हो गया, जो कि थर्ड हो गया हमारा। ल से क्या हो गया हमारा, लेटराइट मिट्टी, जो कि हमारा फोर्थ हो गया। अब पी से है तो प से क्या हो गया हमारा, पर्वतीय मिट्टी, जो कि हमारा फिफ्थ हो गया। तो 5 मिट्टी हम सीरीज में याद कर लिए, काफ़ी है। इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। ज से जलोढ़ मिट्टी, ल से हमारा हो गया क्या हमारा, ल से लाल मिट्टी, क से काली मिट्टी, ए ल से क्या हो गया हमारा, लेटराइट मिट्टी, प से क्या हो गया, पर्वतीय मृदा। इस सीरीज में है जो मृदा पाया जाता है। जल कल पिएंगे, बस इतना है। जल जो है कल पिएंगे, आज आपका फास्टिंग है, इसलिए जल कल पिएंगे। चलिए अब देखना है कि किस मिट्टी में कौन सा तत्व की अधिकता पाई जाती है, पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मैंने टेबल बना करके यहीं पे आपको मेंशन कर दिया है ताकि आपको दिमाग में आ जाए, बार बार पढ़ेंगे इसे तो जल्दी याद हो जाएगा। जलोढ़ मृदा, इसमें क्या है, पोटेशियम की अधिकता पाई जाती है। ये बताने से पहले आपको एक चीज़ हम मेंशन कर देते हैं कि हमारा जो भारत हो गया ना, भारत की मिट्टी में आपको कुछ चीज़ों तत्वों की कमी पाई जाती है। जो मुख्य रूप से जो कमी पाया जाता है वो है
के एच बाई। अब देखिए एच बाई ये जो नोटेशन है ना हमने खुद से तैयार किया है, कोई नोटेशन आपको बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये नोटेशन आपको बुक में नहीं मिलेगा। तो एन पी के एच बाई, एन से क्या हो गया नाइट्रोजन, पी से क्या होगा फास्फोरस, के से क्या हो गया पोटेशियम और एच वाई से क्या हो गया ह्यूमस। एच वाई से क्या है ह्यूमस, मैंने खुद से नोटेशन बनाया है, आपको बुक में नहीं मिलेगा, बस याद करने के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स में से लिख दिया ह्यूमस। तो आमतौर पर भारतीय मिट्टी में ये 4 तत्वों की कमी पाई जाती है। आमतौर पर अगर आपको पूछे किसी भी मृदा में किस तत्व की कमी है पाई जाती है, आपको कुछ भी नहीं याद है, तो ऑप्शन में आप इन चारों में से कोई भी ढूंढिएगा, अगर मिल जाए तो उसे टिक करके आप निकल सकते हैं। अगर याद नहीं है तो, और याद है तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आना है, क्योंकि कुछ तत्वों की कुछ मृदा में इनमें से किसी की अधिकता भी पाई जा सकती है, लेकिन आमतौर पर इनका कमी पाया जाता है। चलिए आपको इसको फिल कराते हैं हम आपको। इसका कमी पाया जाता है, मैंने एरो नीचे कर दिया है, तो यहाँ पे देखिएगा कि NPHY ये 3 चीज़ का कमी पाया जाता है यहाँ पे। NPKHY में से आपका 3 चीज़ का तो कमी पाया जा रहा है, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का और ह्यूमस का। यहाँ पे एक चीज़ का अधिकता है पोटेशियम का, ठीक है। बाकी 3 का तो यहाँ पे कमी आपका पाया गया। चलिए ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग। उसके बाद लाल या पीली मृदा में आते हैं। इसमें क्या है देखिए कमी किसका पाया जाता है, तो एन का है, फास्फोरस का है, पोटेशियम का है, एच का है, मतलब इन चारों का कमी पाया गया किसमें, लाल या पीली मृदा में। तो हमने आपको जनरल इसलिए बोला था कि कुछ भी ना याद रहे तो NPK HY का आपको याद रखना है, इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ह्यूमस ये तीनों चीज का कमी पाया जाता है। और ये मृदा किस टाइप का होता है, ये अम्लीय मृदा होता है। लाल या पीली मृदा कैसा होता है नेचर में, अम्लीय मृदा होता है। उस पर काली मृदा के बारे में देखना है। इसमें क्या है देखिए पोटेशियम हो गया आपका, ठीक है, इन सबका अधिकता है। कमी वाला देखते हैं तो NP का कमी इसमें पाया जाता है। इसमें 2 का कमी है, नाइट्रोजन और फास्फोरस का कमी पाया जा रहा है। इसमें भी नाइट्रोजन फास्फोरस आ गया आपका, 2 आ गया आपका, ठीक है। चलिए, और इसमें अधिकता किसका है, पोटेशियम का है और एच का है। मुख्य रूप से 2 का आपका याद रखना है कि पोटेशियम और इसमें ह्यूमस का अधिकता पाया जाता है। उसके बाद फिर आना है एनपी का कमी यहाँ भी पाया जा रहा है। किसमें पाया जा रहा है आपका, लेटराइट मिट्टी में। इसका मतलब काली मिट्टी आप जो पढ़े और लेटराइट मिट्टी जो पढ़े, दोनों में सेम चीज का कमी पाया जा रहा है। नाइट्रोजन फास्फोरस का वहां भी कमी था, यहाँ भी कमी है। अलग बात है कि काली मिट्टी में आपका पोटेशियम ह्यूमस का अधिकता था, यहाँ पे अधिकता नहीं है, बस जितना चाहिए उतना पाया जाता होगा, ठीक है। तो इसमें लेटराइट मिट्टी में क्या होगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस का क्या होगा, यहाँ पे कमी पाया जाता है, जो कि हमारे काली मिट्टी में भी नाइट्रोजन और फास्फोरस का कमी था। उसके बाद आइएगा आप, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया और चूना हो गया, इसका आपका यहाँ पे कमी पाया जाता है। फिर से आपका पोटेशियम फास्फोरस यहाँ पे आ गया, इसमें कमी पाया जाता है तो वन या पर्वतीय मृदा में, ऐसे अम्लीय मृदा भी बोलते हैं हम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, अम्लीय मृदा भी। उसके बाद शुष्क मृदा में आइएगा तो यहाँ पे क्या है आपका, इन नाइट्रोजन का और ह्यूमस का यहाँ पे कमी पाया जा रहा है। चलिए, नाइट्रोजन और ह्यूमस का कमी पाया जा रहा है। चलिए अब इसको याद करना है, याद करने के लिए कैसे याद रखेंगे, चलिए आइए देखते हैं फिर से एक बार इसको, एलिमेंट को हम बारीकी से देखते हैं, तब पता चलेगा कि इसे कैसे याद किया जा सकता है। जलोढ़ मृदा हो गया, जलोढ़ मृदा में क्या देखा आपने, NPHY का कमी पाया जाता है, पोटेशियम की अधिकता पाया जाता है जलोढ़ मृदा में। चलिए ओके, मान लिया हमने। जब लाल या पीली मृदा में आएंगे तो इसमें चारों का कमी था, मतलब लाल पीला हो गया, मतलब याद ऐसे याद रख रहा है कि गुस्से से चेहरा लाल हो गया, मतलब सब चीज का कमी था उसके अंदर, ठीक है। तो सब चीज का कमी था, क्या 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 कमी था, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, पोटेशियम का, ह्यूमस का, चारों का कमी था। किसमें कमी था, हमारा लाल या पीली मृदा में कमी था, लाल पीली मृदा में चारों का कमी था। जलोढ़ में किसका कमी था आपका, 3 का कमी था, 1 का अधिकता था पोटेशियम का अधिकता था, बाकी 3 का कमी था। तो 4 तो हमें एलिमेंट याद रहेंगे, 4 एलिमेंट बोले आपको, बस दिमाग में यही आना चाहिए कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और ह्यूमस के बारे में सर बोल रहे हैं, ठीक है। और चलिए, एक का अधिकता हमने पोटेशियम का अधिकता हुआ किसमें, जलोढ़ मिट्टी में पोटेशियम का अधिकता मिल गया। उसके बाद क्या आया हमारा, जलोढ़ मिट्टी के बाद लाल मिट्टी आएगा। लाल मिट्टी में हमने क्या देखा, लाल मिट्टी में चारों का कमी था, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, पोटेशियम का, ह्यूमस का, चारों का कमी पाया जा रहा था। किसमें, आपका लाल मिट्टी में। और लाल मिट्टी के बाद कौन सी मिट्टी पढ़ना है हमें, काली मिट्टी पढ़ना है। और काली मिट्टी में मैंने क्या बताया, इसमें 2 चीजों की आपका अधिकता पाया जाएगा, क्या, एक तो ह्यूमस का अधिकता पाया जाएगा आपका, ठीक है, ह्यूमस का अधिकता पाया जाएगा, और किसका अधिकता पाया जाएगा, पोटेशियम का। पोटेशियम और ह्यूमस का इसमें क्या है, अधिकता पाया जाएगा। तो 2 को तो अधिकता पाएगा, तो बाकी 2 जो है उसका कमी होने वाला है। कौन कौन सा हो गया, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस का कमी पाया जाने वाला है इसमें, काली मृदा में। उसके बाद लेटराइट मृदा हम देख रहे हैं, लेटराइट मृदा में क्या हो गया आपका, नाइट्रोजन और फास्फोरस का इसमें क्या है, कमी होगा आपका। यहाँ भी कमी था ना नाइट्रोजन फास्फोरस का, तो काली मृदा में जिस चीज का कमी था वही कमी आपका है उसके जस्ट नीचे वाले में, लेटराइट मृदा में है, नाइट्रोजन फास्फोरस का यहाँ पे कमी है। उसके बाद वन या पर्वतीय मृदा में आइए, तो वन या पर्वतीय मृदा है, इसका मतलब क्या, वन अधिक है तो वहाँ पे क्या होगा, पेड़ पौधे गलेंगे सड़ेंगे, मैंने ह्यूमस अधिक मात्रा में पाया जाएगा।
ठीक है। ह्यूमस अधिक मात्रा में पाया जाए, इससे मतलब क्या होगा, मृदा साथ साथ में वो अम्लीय भी होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ह्यूमस की अधिकता है, बाकी का कमी है आपका, ठीक है। फास्फोरस हो गया आपका, पोटेशियम हो गया, ऐसा चूना हो गया, ऐसा कमी पाया जाता है। और नाइट्रोजन इसमें ठीक ठाक अमाउंट में पाया जाता है, जितना चाहिए। बस शुष्क मृदा हो गया, इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस का कमी था, और बाकी का अमाउंट ठीक ठाक में पाया जाता है। और शुष्क मृदा जो होता है क्षारीय या लवणीय भी होता है। चलिए, ये चीज़ हम लोग देख लिए। अब ऐसा करते हैं, एक एक करके स्टडी करना है, तो हम लोग जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। या मिट्टी रहने दें आज, ऐसा करते हैं हम लोग, गर्मी बहुत अधिक है, हमने इतना देख लिया। अब ऐसा करते हैं, मिट्टी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और आपका 6 का 6 जो टाइप का मिट्टी है, आपका 6 का 6 हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद एक लेक्चर और चलेगा, उसके बाद उम्मीद है कि हमारा मृदा जो है, सॉइल जो है खत्म होगा, और 6 चैप्टर हमारा अगले 2 लेक्चर में, उम्मीद है कि 2 लेक्चर और लेंगे, इसके बाद आपका 6 चैप्टर ये समाप्त होगा। अब ज्योग्राफी का छोटा छोटा चैप्टर है, हमें इंडियन ज्योग्राफी में करीब 15 चैप्टर पढ़ने हैं, ये भी छठा चैप्टर चल रहा है हमारा, ठीक है। लेकिन चैप्टर आगे चल के छोटा छोटा हो जाएगा, आगे चल के कुछ समय ऐसा भी आएगा कि एक दिन में एक चैप्टर एक लेक्चर में खत्म होगा, ठीक है। तो चलिए, आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, और पसंद आए तो शेयर भी कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।